बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस का लास्ट टॉपिक यानी कि टेम्परेचर रिस्पॉन्स को पढ़ेंगे। आपने देखा होगा कि अक्सर जब इन्फेक्शन होती है बॉडी में कोई तो फीवर हो जाता है। तो अब हम आज उसकी ये चीज़ जानेंगे कि वो फीवर होता क्यों है और उसके क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले फ़ीवर और पायरेक्सिया जो है वो होता क्या है कि वो रेज्ड बॉडी टेम्परेचर जो है यानी कि नॉर्मल से जब आपका टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाए, रेज हो जाए, तो हम उसको क्या कहते हैं, फ़ीवर और पायरेक्सिया। अब ये होता क्यों है, इसकी रीज़न्स को जानते हैं। तो सबसे पहले तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि आपकी बॉडी को इन्वेड करते हैं यानी उसके अंदर जो चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि सर्टन केमिकल्स जो हैं उनको रिलीज़ करते हैं और इनको हम जो है एक इकट्ठा नाम दे देते हैं और वो है पायरोजेंस। यानी कि उनको हम केमिकल्स को हम पायरोजेंस कह देते हैं। कौन रिलीज़ कर रहा है? इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर हुए वो क्या करते हैं, पायरोजेंस को जो है वो रिलीज़ करेंगे। अब ये जो पायरोजेंस हैं ये क्या करेंगे कि ये जो टेम्परेचर सेट पॉइंट जो होता है ना हाइपोथैलेमस का, उसको क्या करते हैं कि उसको जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। देखें कि असल में जो हमारी ब्रेन है ना, उसके अंदर जो उसका एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, उसमें क्या है कि हमारा जो है थर्मोस्टेट होता है बॉडी का, कि जो बॉडी को एक सेट पॉइंट पे यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस जो है उसके ऊपर मेंटेन रखता है। लेकिन पायरोजेंस क्या करते हैं कि वो जो सेट पॉइंट बॉडी का होता है उसको राइज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। अब बॉडी टेम्परेचर बढ़ता कैसे है, उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट क्या आएगा कि जब उसका जो हाइपोथैलेमिक थर्मोस्टेट जो है हमारा राइज हो जाता है, तो उससे ये होता है कि जितने भी मैकेनिज़म्स के जो हीट को कंजर्व करते हैं वो क्या है, वो और दूसरे इसके अलावा कौन से कि जो हीट प्रोडक्शन को कॉज करेंगे। यानी कि दो किस्म के मैकेनिज़्म चल पड़ते हैं कि ताकि बॉडी टेम्परेचर को जो है वो राइज़ किया जा सके। और वो कौन कौन से हैं? एक तो हीट कंजर्वेशन है। आपको पता है ना हमारी बॉडी में से एक्सेस हीट क्या है कि वो रिलीज़ होती रहती है, लेकिन अब क्या होगा, वो रिलीज़ नहीं होगी, वो कंजर्व होगी। और दूसरी चीज़ क्या होगी कि बॉडी जो हीट प्रोडक्शन जो बॉडी की है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी वो मैकेनिज़म्स जो है वो एक्टिवेट होंगे कि जो बॉडी हीट जो है उसको बढ़ा दें। तो ये दो काम होते हैं ताकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या हो, वो बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए। अब क्योंकि हायर बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या करता है कि माइक्रोबियल ग्रोथ जो है बॉडी की उसको इंक्रीज़ कर देता है। सो इस वजह से इन्वेडेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या चाहते हैं कि वो बॉडी जो है ना होस्ट की, उसके टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज़ कर दें। अब ये तो था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पायरोजेंस को क्यों रिलीज़ कर रहे हैं और उनको इसके क्या फ़ायदा होगा कि उसमें जब बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो इन्वेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्या होती है कि उनकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए जो है वो क्या करते हैं कि पायरोजेंस रिलीज़ करते हैं ताकि हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाए, वो बढ़ जाए या रेज हो जाए। अब दूसरी तरफ क्या होता है, अब बॉडी ने भी तो कुछ करना है ना। हमारी बॉडी क्या करती है, हमारी बॉडी भी जो है वो क्या करती है कि उसके अंदर सर्टन वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में क्या करते हैं कि वो भी हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं, एंडोजिनस पायरोजेंस। अब क्योंकि मैं पायरोजेंस का नाम ले रही हूँ तो इफ़ेक्ट इनका भी वही होगा। एंडोजिनस क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको हमारी अपनी बॉडी खुद रिलीज़ कर रही है। अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि हमारी बॉडी पायरोजेंस को क्यों रिलीज़ कर रही है। तो इफ़ेक्ट तो वही होगा जो मैंने पहले बात की कि क्योंकि पायरोजेंस कह रही हैं, एंडोजिनस पायरोजेंस भी वही काम करेंगे जो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पायरोजेंस जो रिलीज़ किए थे उन्होंने किया था। यानी कि बॉडी टेम्परेचर जो है उसको जो सेट पॉइंट ऑफ हाइपोथैलेमस है उससे क्या करेंगे, उसको बढ़ा देंगे। अब हमारी बॉडी क्यों कर रही है, उसका जवाब तो क्योंकि हायर जो बॉडी टेम्परेचर होता है ना, नॉर्मल से ज़्यादा जो होता है, उससे क्या होता है कि जो फेगोसिटिक वाइट ब्लड सेल्स हैं हमारे पास, वो क्या होगा कि उनकी एक्टिविटी जो है बैक्टीरिया को अटैक करने की वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसलिए हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारी बॉडी भी पायरोजेंस को रिलीज़ करती है। अब जो एंडोजिनस पायरोजेंस हैं वो इसके अलावा एक और काम भी करते हैं, और वो क्या है कि वो जो ब्लड में से आयरन की कंसंट्रेशन है उसको क्या करेंगे कि उसको कम कर देते हैं। कि एंडोजिनस पायरोजेंस जब रिलीज़ होंगे ना तो दूसरे सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो उनको एक्टिवेट करते हैं कि वो क्या करें कि
आयरन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम कर दें। अब ये इसकी क्या रीज़न है? आयरन की कंसंट्रेशन ब्लड में कम इसलिए करते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया जो हैं जब वो 38 या 39 पे यानी कि 37 की बजाय, यानी जो कि नॉर्मल टेम्परेचर है, उसकी बजाय हायर टेम्परेचर यानी 38 है या 39 है, उसके ऊपर जिस वक्त वो क्या जो है ग्रो कर रहे होते हैं, तो उनको नॉर्मल से ज़्यादा आयरन की जो है वो क्या होती है, वो ज़रूरत होती है, यानी मज़ीद आयरन चाहिए होता है। तो फीवर और रिड्यूस्ड आयरन जो है बॉडी में, ये दोनों मिलके क्या करते हैं कि उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन जो है उसको स्लो डाउन कर देते हैं, उसको कम कर देंगे। तो इस तरह से क्या होगा, क्या जो उनकी ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो इन दोनों जो है यानी कि फ़ीवर के ज़रिए से और आयरन को रिड्यूस करके ब्लड में से क्या करती है कि उनकी एक्टिविटी को स्लो डाउन कर देती है। अब जो फ़ीवर जो है वो एक और काम भी करता है कि वो उसकी वजह से इंटरफेरोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं, यानी उनकी प्रोडक्शन जो है वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ हो जाएगी, और वो क्या करते हैं कि वो दूसरे सेल्स जो हैं उनके पास जाते हैं और उनकी रेजिस्टेंस जो है वायरल अटैक के लिए उसको क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो इस तरह से वायरल अटैक जो है उसमें हमें इस चीज़ से भी हेल्प मिलती है। अब जो हायर बॉडी टेम्परेचर जो है वो क्या करता है कि वो वायरस पार्टिकल्स को इनएक्टिवेट कर देता है, और ख़ास तौर पे कौन से वाले, जो एनवेलप्ड हैं, क्योंकि एनवेलप्ड जो वायरसेस होते हैं वो ज़्यादा हीट सेंसिटिव होते हैं नॉन एनवेलप्ड की बजाय। तो ख़ास तौर पे एनवेलप्ड जो है वायरसेस जो हैं वो क्या होंगे कि वो उनकी एक्टिविटी क्या होगी, इससे जो है वो कम हो जाएगी, यानी वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। अब दूसरा फ़ायदा क्या है, इसके अलावा फ़ायदा क्या है कि रेप्लिकेशन कुछ वायरसेस की जो है वो हायर टेम्परेचर पे जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो इस तरह से क्या होगा कि फ़ीवर उनकी रेप्लिकेशन को रिड्यूस कर देता है, इनहिबिट कर देता है। अब वो क्योंकि रेप्लिकेशन अगर इनहिबिट हो गई तो इसका ये मतलब हुआ कि वो बॉडी में अपने नंबर को इंक्रीज़ नहीं कर सकेंगे, और इस तरह से हमारी बॉडी जो है उसको जो इन्फेक्शन है उसके साथ फ़ाइट करने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा एक पॉइंट यहाँ और आ जाता है कि जो फ़ीवर तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है जो है माइक्रोबियल इन्फेक्शन के लिए, तो उसने तो अपना काम किया, लेकिन अक्सर क्या होता है कि जो हाई डिग्री फ़ीवर जो होता है वो बॉडीज़ जो हैं उनमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी है उसका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है उसके लिए डिस्ट्रक्टिव होता है, और अल्टीमेटली क्या होगा कि बॉडी जो है वो क्या हो जाती है, वो कोलैप्स हो जाती है। और इसीलिए क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आपको बुखार होता है, इन्फेक्शन होती है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं कि आपको एंटीपायरेटिक ड्रग्स देते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स देने का मकसद क्या होता है कि आपका बुखार जो है वो कम हो जाए, और आपका जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, और आप जो है वो आपकी ज़िंदगी को ख़तरा उससे ना हो सके। तो इसीलिए जो है वो क्या होता है कि एंटीपायरेटिक ड्रग्स जो हैं वो दी जाती हैं। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे, और इसके साथ ही हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करेंगे। अल्लाह।